क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ही जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं जैसा मौका इन्होंने मुझे दिया। मैं जब से जम्मू कश्मीर में आया हूं, इतने बावकार, संजीदा, पॉपुलर लोगों की सजी सजाई कोई महफिल मुझे नहीं मिली जैसी आज मिली है। मैं सभी चुने हुए सरपंच साहिबान को सर झुका के बहुत अदब के साथ सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये जो सिस्टम है जिससे आप चुने गए, जिसको जमहूरियत कहते हैं, ये इंसान की सबसे बड़ी खोज है। एटम बम भी एक खोज है जो इंसान ने की है, बिजली भी इंसान ने खोजी है, रेडियो भी खोजा है, लेकिन डेमोक्रेसी इंसान की सबसे बड़ी खोज है जिसमें लोग मिलजुल के अपना आदमी चुनते हैं, अपना राजा चुनते हैं, अपना सरपंच चुनते हैं। इससे बेहतर कोई खोज इंसान ने अपनी जिंदगी में नहीं की है। मैं आज से 5 महीने पहले बिहार में गवर्नर था। मैंने वहां नीतीश कुमार से पूछा कि मुझे कहां कहां जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप सबसे पहले वैशाली जाइए। मेरा भी मन था, चूंकि मुझे मालूम था वहां के बारे में। वैशाली एक ऐसी जगह है जहां 3000 साल पहले जमहूरियत थी। वहां किसी राजा का राज नहीं था। 700 पंच चुने जाते थे, सरपंच, और वो वहां एक तालाब है पंचतरणी, उसका पानी हाथ में लेके शपथ खाते थे और फिर अपना बड़ा पंच चुनते थे जो राजा का काम करता था। और वो इतना ताकतवर गणराज्य थे, लिच्छवी, वैशाली, वृज्जी के अशोक महान के पिताजी भी उस पर हमला करने से डरते थे। बिंबिसार ने एक बार महात्मा बुद्ध के पास अपना आदमी भेजा और ये पूछा कि मैं इनको हराना चाहता हूं, कैसे हरा सकता हूं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक ये चुने हुए रहेंगे तब तक इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि इनके साथ जिन्होंने चुना है उनकी ताकत इनके पीछे है। राजाओं के पीछे वो ताकत नहीं होती। फिर उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया जो बिंबिसार ने भेजा था कि ये बताओ कि क्या वैशाली में लोग सारे फैसले मिलजुल के करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हां, मिलजुल के करते हैं। दूसरा सवाल उसने पूछा कि उनकी सभाओं में बुजुर्गों का आदर होता है? तो उसने कहा कि हां साहब, आदर होता है। फिर पूछा कि ये बताओ कि वो अपनी औरतों का सम्मान करते हैं? तो उसने कहा कि हां, सम्मान करते हैं। ऐसे 7 सवाल महात्मा बुद्ध ने पूछे और उसने उन 7 का जवाब हां में दिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिंबिसार को समझा देना, जब तक ये चुने हुए राज करते हैं और ये अपनी सभाओं में इस तरह से फैसले लेते हैं, अपनी औरतों का सम्मान करते हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, तब तक इनको कोई राजा नहीं हरा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को सिर्फ एक गांव का सरपंच मत समझें। आपके पीछे उन लोगों की ताकत है जिन्होंने आपको चुना है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने पंचायत राज सिस्टम को देखा भी है और भोगा भी है। अफसरान की आदत हो जाती है कि आपके ऊपर जो अफसर हैं वो आपको कुछ नहीं मानेंगे और तरह तरह की चीजों में फंसाने की कोशिश करेंगे। मैं अलीगढ़ से पार्लियामेंट का मेंबर था। एक प्रधान था श्याम सिंह, उसको एक स्कूल बनाने के लिए रुपया आया। उसने उस रुपए को बचाने के लिए मजदूरी की जगह श्रमदान करा दिया गांव के लोगों से और बचा हुआ रुपया ब्लॉक में जमा कर दिया। बीडीओ नाराज हो गया, चूंकि बीडीओ को कोई खाने पीने के लिए नहीं मिला, उसी पे मुकदमा कर दिया उस सरपंच के ऊपर। मैं मिनिस्टर था, मुझे दखल देना पड़ा और मैंने उस बीडीओ को हटवाया और सरपंच को बहाल कराया। तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं कोई अफसर आपको परेशान नहीं कर सकता है। और खुर्शीद साहब, गणेश साहब, आप विद्वान आदमी हैं, कोई रास्ता निकालिए। शीतल जी, आप भी रास्ता निकालिए। एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए, जैसे गवर्नर का प्रोटोकॉल है कि वो जाएगा तो ऐसे होगा।
एसएसपी का एक प्रोटोकॉल है, डीएम का एक प्रोटोकॉल है, सरपंच का भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो किसी सरकारी दफ्तर में जाएगा तो उसके साथ कैसे सुलूक होगा। अपने यहाँ का प्रोटोकॉल तो मैं अभी तय करके जा रहा हूँ। मेरे यहाँ तो कोई भी सरपंच बिना टाइम लिए चला जाएगा तो मैं उससे मिलूंगा, ये मैंने अपना कर दिया। लेकिन आपका प्रोटोकॉल मैं अफसरों के यहाँ तय कराऊंगा कि आप जाएं तो आपके साथ सम्मान के साथ व्यवहार हो, इज्जत के साथ व्यवहार हो, और आपको ये माना जाए कि आप चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं और इसलिए ताकत असली आपकी है, बल्कि अफसरान की नहीं। फंड्स आपको मिलेंगे। मैं 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी के साथ था, फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो निकल चुके हैं। बहुत जल्दी आपके फंड शीतल जी के जरिए से पहुंचेंगे, उनका सही इस्तेमाल करिए। तरक्की में अपने मोहल्ले की, अपने गांव की तरक्की में करिए। और एक चीज और आपको मैं कहूँ कि जो योजनाएं बनती हैं हमारी सालाना, इनमें हम आपका मशवरा लेंगे। आपके गांव के लेवल पे और गांव के आसपास आप ये तय करके बताएं कि हमको इन इन चीजों की जरूरत है। असल में यहाँ बन जाती हैं योजनाएं, ऐसी चीज हम बना के भेज देते हैं जिसकी वहां जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोगों ने एक ऐसी जगह कॉलेज मंजूर कर दिया जिसके 2 किलोमीटर पे कॉलेज ऑलरेडी है। तो योजना नीचे से बन के आनी चाहिए, आप बना के भेजें किस किस चीज की जरूरत है। जच्चा बच्चा के अस्पताल की जरूरत है, कि वेटरनरी अस्पताल की जरूरत है, कि पानी की टंकी की जरूरत है। आपकी सिफारिश के आधार पे हम योजनाएं बनाने का काम करेंगे और उसको लागू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको काम भी बताता चलूं। मैं 1.5 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मैं 12वीं पढ़ने तक गांव में रहा, खुद खेती करता था, तो मेरा लगभग आप जितना ही तजुर्बा है। मैं अब जब अपने गांव में जाता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी उंगलियों पे थे कहाँ क्या क्या पेड़ था, किस नाली के ऊपर गूलर का पेड़ था, कहाँ ढाक के पेड़ थे। ढाक के जंगल तो ऐसे थे कि जब खिलते थे तो लगता था कि आग लग गई है, इतने खूबसूरत उनके फूल होते थे। कहीं बेल का पेड़ था, स्कूल पढ़ने जाते थे तो 2 पेड़ पड़ते थे जिनसे हम बेल तोड़ते थे। लेकिन अब मैं जब गया तो एक भी पेड़ उनमें से मौजूद नहीं था। मैं सब सरपंच साहिबान से कहना चाहता हूं कि अपने अपने गांव का पेड़ों का ऑडिट कराइए लड़कों को लगा के, कि कितने पेड़ हैं, और उनकी सलामती की गारंटी करिए कि वो पेड़ वहां मौजूद रहें। अपने गांव में जैसे मैं देख रहा था अभी, तीतर है, बटेर है, हिरन है, कोई शिकारी अगर आ जाए तो पकड़ के पुलिस को दीजिए, अपने जानवरों की रक्षा करिए। आपके तालाब, मेरे सूबे में इतना अनर्थ हुआ है कि बड़े से बड़े तालाब जो देखने में झील लगते थे, उनके किनारों पे जिनके मकान थे, उन्होंने धीरे धीरे उन सब पे कब्जा कर लिया। अब जाके मैं ढूंढना पड़ता है मुझे। 2 तालाब तो हमारे गांव में ऐसे थे कि जिनका हम पानी पी सकते थे, इतना साफ पानी होता था। लेकिन अब वो ढूंढना पड़ते हैं कि कौन सा तालाब है, कहाँ है। तो इन तालाबों की अपने रक्षा करिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करिए। सबसे ज्यादा जो आपके गांव में जो जच्चा बच्चा, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो, जो आपके यहाँ आशा वर्कर आती हैं, जो भी आते हों, उनको कहिए कि उसका ध्यान रखें कब उसके यहाँ डिलीवरी होगी, और कोशिश करिए कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, अस्पताल में जाके डिलीवरी हो। बच्चों को वैक्सीनेशन के मामले हैं, ये सारी चीजें आपके हाथ में, बहुत चीजें आने वाली हैं। लेकिन आप सिर्फ इसी में मत रहिए कि सरपंच साहब बन गए हैं, आप जिम्मेवारी को भी अपनी को उसी ईमानदारी के साथ निभाइए। और आखिर में मैं एक आध काम आपको ये भी देना चाहता हूं। वैसे मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहा है कि हर गांव में एक छोटा टुकड़ा ढूंढ के, जो पंचायती जमीन है, उसका एक टुकड़ा गांव के बच्चों को खेलने के लिए दे दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए। क्योंकि कश्मीर का जो मसला है वो 13 से 23 साल के बच्चों के बीच में है। इनको करने को कुछ नहीं छोड़ा है हमने। 6 बजे के बाद श्रीनगर में तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। सिनेमा नहीं है, कैफे नहीं है,
बाहर जाने की जगह नहीं। अभी मैंने एक सिनेमा घर की नींव डलवाई है। लेकिन खेल ऐसी चीज है जो इनका मन भी लगाएगा, इनका विकास भी करेगा। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, 5-6 दिन पहले रियल कश्मीर नाम की एक टीम है आपकी फुटबॉल की, उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम जो मोहन बगान मानी जाती है उसको 2-1 से हरा दिया। उन्हीं के शहर में हरा दिया। उस टीम के कोच का इस्तीफा हो गया है और मैं श्योर हूं कि लीग मैच में इस बार आपकी टीम कप लेके आएगी। और जब वो श्रीनगर में खेलती है तो कुछ लोगों को तो खैर तकलीफ भी होती है कि बच्चे खेल में जा रहे हैं, दूसरे काम में जाना चाहिए था। 27,000 बच्चा उनका मैच देखने के आया था जिस दिन उनका मोहन बागान से मैच हुआ था। 27,000 लोगों का यह कहना है, पुलिस के अफसरों का यह कहना है कि पिछले 10 साल से हमने श्रीनगर में 27,000 बच्चे एक साथ नहीं देखे हैं। कल ही मैं क्रिकेट के मैच में गया था, पुलिस वालों का था, वो शहीदों की याद में क्रिकेट था। इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी, रणजी के खिलाड़ी आए थे, आईपीएल के खिलाड़ी। आपका श्रीनगर का एक बच्चा आईपीएल में सेलेक्ट हुआ, उसको देखने के लिए 20,000 लोग आए थे उसके घर पे बधाई देने के लिए। और मैंने तभी कहा था कि हम आपके 2 स्टेडियम, एक यहां और एक श्रीनगर में, इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आईपीएल के मैच आपके यहां हुआ करें। आपकी एक आईपीएल की टीम हो, उसका एक सिस्टम है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें काम कर रहा हूं, वो किसी ना किसी दिन कामयाबी मिलेगी। और आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर आपके यहां खड़ा हूं तो किसी रियासत में पैदा होकर नहीं खड़ा हूं, गांव से निकला था। यहां तक पहुंचने का जो सफर है उसकी शुरुआत बता के अपनी बात खत्म करूंगा। सब मेरा ख्याल है, मैं गनई साहब से पूछ रहा था, 56 या 58 में सबसे पहला सरपंची का चुनाव हुआ। मेरे एक दादा गांव के प्रधान चुने गए थे। वो प्रधान थे इसलिए उन दिनों रशियन एम्बेसी के और अमेरिकन एम्बेसी के बहुत सारे रिसाले, बहुत सारी मैगजीन, अखबार सब उनके यहां फ्री जाता था। मुझको पढ़ने का शौक था, मैं वो सब पढ़ता था और उसी की वजह हुई मेरे पास बहुत अच्छी जमीन थी। मेरे सारे परिवार के लोग कहते थे पढ़ने की क्या जरूरत है, यहां रहो, चौधरी हो के रहो, हुक्का पियो, हुक्का भरो। लेकिन मैं उन रिसालों को पढ़ता था, उससे मेरा जो सोचने का दायरा था वो बड़ा हुआ। मैंने दुनिया को जाना, दुनिया में क्या क्या है और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसी के बिना पे मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया और जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया तो कॉलेज ने मेरी उंगली पकड़ ली। मैं वहां प्रेसिडेंट बना और जब पढ़ाई खत्म करके लौटा तो चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे बुला के अपनी पूरी पार्टी सौंप दी और मैं 26 साल की उम्र में एमएलए हो गया। और तब से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब रहते रहते अब आखिरत में आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। 4 कुर्ते पजामे हैं, वो लेके आया हूं, वही लेके जाऊंगा। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, अपने पन के साथ आपके साथ काम किया जाए। मेरे यहां 12 बजे भी किसी का फोन जाता है, उसको सुनता हूं, उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता हूं। अभी 1 हफ्ता पहले बल्कि उन्होंने कहा मुजफ्फर बेग साहब मिलने आए थे, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी मुजफ्फर बेग साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको उनकी वाइफ देखती है, वो थोड़ा उनकी तबीयत खराब रहती है। तो बता रहे थे कि मेरी बीवी ने बताया कि भाई ये तो गजब का आदमी है जो आया है। मैं अपनी खुद से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर लेना। तो उसने बताया कि लड़के ने 9 बजे रात को फोन किया कि हमारा ट्रांसफार्मर 11 दिन से जला हुआ है। अगले दिन सुबह उसके यहां ट्रांसफार्मर पहुंच गया था। और इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, अफसरों की है। कहते हैं तो वो काम करते हैं। और ये जो आप यहां चुने हुए बैठे, मैं असली बात भूल गया था, मैं इसकी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत ताकतों ने कहा कि चुनाव नहीं होंगे, बहुत हम लोगों को डराया गया, सलाह दी गई कि चुनाव मत कराइए। और जब चुनाव हुए तो अफसरान के और आपकी हिम्मत और आपकी
जो जिसको कहिए हौसले ने हमें ये दिन दिखाया। मैं पिछले महीने की 8 तारीख को गया था रोहतक में, माननीय प्रधानमंत्री मेरा हाथ पकड़ के ले गए स्टेज से और उन्होंने कहा कि देखो सतपाल, वोट तो कभी कम पड़ता है, कभी ज्यादा पड़ता है। अच्छी बात यह है कि पूरे चुनाव में एक चिड़िया की भी कैजुअलिटी नहीं हुई, पूर्ण अमन तरीके से चुनाव हुए। ये हमसे नहीं हुआ, ये आप ही लोगों की वजह से हुआ। और आप ये देखिए कि पहले चुनाव होते थे तो 50 लोग तो आसानी से मरते थे। श्रीनगर के बाई इलेक्शन में 9 लोग मरे थे। तो अच्छी बात हुई। और हम ये भी समझते हैं कि चुनाव भले ही हो गया हो, 5 साल हम कोशिश करेंगे विजय कुमार जी, एक एक सरपंच और पंच की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हम उसकी, उसके बच्चों की, परिवार की हिफाजत करेंगे और आपको आने वाले वक्तों में जो ताकत मिली है उसमें और फंड में इजाफा कराने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।